बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। सलीस उर्दू का एक और सबक, एक वसीयत की तामील लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक वसीयत की तामील मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ एक खाका है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग आला दर्जे के इंशा पर्दाज थे। इसके अलावा तंज़ो मिज़ाह और खाका निगार भी थे। आपका असल वतन जो है वो दिल्ली था। आप 1884 में दिल्ली में पैदा हुए और 1947 में हैदराबाद दक्कन में रहे। आपके वालिद का नाम अशमत खान था और बीए करने के बाद आपने मुलाजमत का आगाज़ किया और असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक जा पहुँचे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की ज़बान साफ, सादा और सलीस है। छोटे छोटे चुस्त फ़िक्रों पर पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान करते हैं और मिज़ाह निगारी पेश करते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग ऐसा इंशा पर्दाज है कि उसके अंदर मुबालगा आराई नहीं होती। जो भी चीज़ देखते हैं उसको सही अंदाज में पेश करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जो कुछ किताबें मशहूर हैं उनमें दिल्ली का यादगार मुशायरा, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी ज़बानी और एक वसीयत की तामील जो है काबिल ज़िक्र है। आप 1947 ईस्वी में हैदराबाद दक्कन में रहे क्योंकि आपका ज़्यादा ज़िंदगी का अरसा जो है हैदराबाद दक्कन में गुजरा। तो ये जो है कुछ मुसन्निफ़ के मुतल्लिक़ थोड़ी बहुत मालूमात थी। तो यहाँ एक वसीयत की तामील का मकसद ये है कि मरने वाले से जो वादा किया जाता है, ख़ास तौर पर मुर्दे से जो वादा किया जाता है उसको पूरा करना एक वसीयत की तामील है। तो यहाँ वसीयत की तामील जो सलीस उर्दू के अंदर सबक है उसमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मौलवी वहीदुद्दीन सलीम का एक खाका लिखा है। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम असल में पानीपत के रहने वाले थे और हैदराबाद दक्कन में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर थे और वहाँ उर्दू पढ़ाते थे। तो ये एक उनकी मुलाकात का एक सिनारियो है, एक मुलाकात किस तरह हुई और उसके बाद ये ताल्लुकात किस तरह बढ़े और उसके बाद वो फौत हो जाते हैं। तो इसको जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने जिस अंदाज में पेश किया है उनकी ज़बानी सुनिए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मौलवी वहीदुद्दीन सलीम को एक नगीने से तशबीह दी है कि जिस तरह एक नगीना जो कीमती पत्थर होता है अगर उसकी तराश खराश की जाती है तो उसके अंदर चमक बढ़ती है, रोशनी आ जाती है। इसी तरह वहीदुद्दीन सलीम जो है उस नगीने की मानंद है कि जब चमका अहले नज़र में शोहरत हुई तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। उसको और एक बेहतरीन अंदाज में इस तरह पेश करते हैं कि आजकल का मरना भी अजीब मरना है। पहले जिंदगी को चराग से तशबीह देते थे, बत्ती जलती, तेल खर्च होता, तेल ख़त्म होने के बाद चराग झिलमिलाता, लौ बैठना शुरू होती और आखिर रफ्ता रफ्ता चराग ठंडा हो जाता। अब चराग की जगह जिंदगी को बिजली के लैंप से तशबीह दी गई है कि जिस तरह इधर बटन दबाया उधर घप अंधेरा छा जाता है। यानी पहले जिंदगी जो है
नशेब व फराज से गुजरती थी, इंसान बूढ़ा हो जाता फिर भी इस चराग की तरह उसकी लो जाने आस्ता आस्ता वो ज़िंदगी उसकी तवील गुजरती। आजकल पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी किस तरह गुजर जाती है। तो एक तो उसने ये बताई है, उसको चराग से तशबीह दी है, और अपने ज़िंदगी का जो है वो एक वाक़या बताते हैं कि मेरी मुलाकात जो है वो वहीदुद्दीन सलीम के साथ नहीं हुई थी। तो एक मरतबा मैं हैदराबाद दक्कन के अंदर रेलवे स्टेशन पर जब मौलवी अब्दुल हक के कहने पर मैं जा रहा था किसी कॉलेज के इजलास में, तो वहाँ जो है रेलवे स्टेशन औरंगाबाद की रेलवे स्टेशन पर मैं खड़ा था और वहाँ कुछ और दोस्त के साथ मैं गुफ्तगू में मऊ था। क्या देखता हूँ कि एक घटीले जिस्म का यानी भारी बर्तन जिस्म रखने वाला शख्स बड़े बड़े डग मारता हुआ मेरी तरफ आ रहे हैं। घटीला जिस्म है, सर पर मुनाबी टोपी है, उनका हलिया बयान कर रहे हैं और शेरवानी पहनी हुई है, मोजे पहने हुए हैं, अंग्रेजी जूता है और आके मेरे पास मुझसे गले लगते हैं। मैंने कहा या खुदा ये कौन है? उसने कहा कि मैंने जब से आपका नज़ीर अहमद का मजमून पढ़ा है आपसे मिलने का बहुत मुश्ताक था, शुक्र है आप यहाँ मिल गए। और मुझे तो मौलवी नज़ीर अहमद पर रश्क आता है कि आप जैसा उसे शागिर्द मिला। तो यहाँ जो है तंज़ो मिज़ाह पैदा करते हैं फरहतुल्लाह बेग और मौलवी वहीदुद्दीन सलीम को ये कहते हैं कि आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए, मर जाइए, मैं आपका मजमून लिखना शुरू कर दूंगा। और क्या पता था एक साल के अंदर अंदर मौलवी वहीदुद्दीन सलीम जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उसके बाद जो उनके एक साल के दौरान जो गुफ्तगू होती है, जो मुलाकातें होती हैं, उसका पूरा एक नक्शा जो फरहतुल्लाह बेग खींचते हैं। रेलगाड़ी में चलते हैं तो वहाँ जो है उसकी गुफ्तगू चलती है। उसके बाद औरंगाबाद में खास तौर पर हैदराबाद दक्कन के अंदर जो है उनके साथ उनकी मुलाकात होती रहती है। और उस मुलाकात के अंदर अक्सर बेशतर जब आप उनके घर जाते तो घर जो है उसका कोई ज़ाती घर नहीं था, लेकिन किराए का मकान था। वो 60 रुपये माह उसका किराया देते थे। घर का नक्शा फरहतुल्लाह बेग ने इस तरह खींचा है कि घर तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन एक भंडार जिस तरह होता है और उसके अंदर कुछ टूटी फूटी कुर्सियां हैं, घर के अंदर कुछ सिगरेट के इश्तिहारात, कुछ कैलेंडर, सूखे हुए जूते, कुंडे टूटे कप रखे हुए हैं, रकाबियां हैं जिनकी किनारे झड़े हुए हैं, एक मेली सी चादर है, तकिए जो है ख़त्म है, उसे चूहा चटकाया जाता है, एक चारपाई है, अंगीठियाँ रखी हुई जिस पर आग से जो है खासतौर पर चाय के बहुत शौकीन थे, चाय बनाते थे। ये उनका एक मशगला था और इसके घर का जो है एक नक्शा था जो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने हूबहू शायद बात इसी तरह ही बयान किया है, उसके अंदर कोई मुबालगा आराई नहीं की। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम जो है पूरी ज़िंदगी उसने उर्दू की खिदमत की, शादी नहीं की और अकेले ही रहे। उनके अक्सर शागिर्द, दोस्त अहबाब उनके लिए मिठाई ले आते थे और मिठाई को जो है वहीदुद्दीन सलीम बहुत पसंद करते थे। और मिठाई में जो कागज़ वगैरह होते उनको पूछ कर साफ करके फिर जो है उस पर कोई गज़ल लिख लेते या किसी के साथ मंसूब कर लेते। अगर कोई उससे पूछता कि ये किसकी है तो किसी न किसी के साथ मंसूब कर लेते। और मौलवी वहीदुद्दीन सलीम को इस इस्तिलाहत वज़ा में बहुत कमाल हासिल था।
ख़ास तौर पर लुगत के अंदर, फ़ारसी और अरबी के अंदर बहुत ही बड़ी दस्तरस थी, और ऐसा जो है उस्ताद जो है मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो मौलवी वहीदुद्दीन सलीम जो है ख़ास तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो उर्दू के प्रोफेसर थे, उसको जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने तशबीह दी है कि इस जैसा शख्स जो है, यानी इसके अरबाब व अख्तियार हाल व अक़्द में ये बात जहन नशी कर ले कि इस जैसा इंसान जो है मिलना बहुत मुश्किल है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने एक मुख्तसर सा एक खाका पेश किया है, जिसके अंदर मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की ज़िंदगी की एक तस्वीर कुशी की है, उसके हालात, आदात और उसके ज़िंदगी के कुछ लम्हात को एक खाके की सूरत में पेश किया, जो मैंने आपको बताया। यहाँ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के इस खाके के अंदर कुछ नए अल्फाज हैं, आप जो है इसको नोट कर लें। पहला जो लफ्ज़ है वो है वसीयत। मरने वाले से क्या हुआ वादा। जब इंसान कोई मर रहा होता है तो जिंदा आदमी को एक वसीयत करता है, यानी मरने वाला जो वसीयत करता है उस वादे को पूरा करना वसीयत कहलाता है। नगीना, एक कीमती पत्थर को नगीना कहा जाता है। कज़ा, कज़ा की माना मौत की है, मर्ग की है। और घटीला बदन यानी फरबा बदन, मोटा बदन, भारी बदन। अहले कमाल, काबिल लोग जो होते हैं, ज़हीन लोग जो होते हैं, उसको अहले कमाल कहा जाता है। आशफता हाल यानी परेशान हाल, जो हमेशा परेशान हाल में रहते हैं उसको आशफता हाल कहा जाता है। मंसूब करना यानी निस्बत देना। गैर मतबूआ कलाम, वो कलाम जो अभी छुपा न हो। गैर शाया, जो शाया नहीं होता, उस कलाम को हम गैर मतबूआ कलाम कहते हैं। जब वो किताबी शक्ल में आ जाता है तो वो मतबूआ कलाम होता है, और अभी तक वो छुपा नहीं तो उसको गैर मतबूआ कलाम कहते हैं। दस्तरस, महारत होना, किसी चीज़ पर अबूर हासिल करना जो है वो दस्तरस कहलाता है। हल वक्त, खोलना बंद करना। यहाँ इशारा है कि अरबाब अख्तियार जो हुक्मरान होते हैं, जो इंतज़ामिया होती है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। रश्काना, हसद का मुस्बत पहलू जो है उसको रश कहा जाता है। शोहरत की माना मशहूर होने की है। तो ये जो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और वहीदुद्दीन सलीम की ज़िंदगी के मुतल्लिक ख़ासतौर पर मैंने मुसन्निफ़ का तारुफ भी कराया, और इस खाके के अंदर वहीदुद्दीन सलीम की ज़िंदगी के मुतल्लिक जो फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा है उस खाके को मैंने पेश किया। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के कुछ जो किताबें हैं, दिल्ली का यादगार मुशायरा, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, उनकी ज़बान, एक वसीयत की तमीम, ये भी जो है हवाला जात के अंदर मुसन्नफ़ के तारफ़ में काम आता है। और उसके बाद जो है नए अल्फाज, ख़ास तौर पर फ़िक्रों की वजाहत जो है, इसके अंदर कुछ ऐसे फ़िक्रे दिए गए हैं जिनकी वजाहत करना जो है ज़रूरी है और बहुत ही अहम हिस्सा है एक्सरसाइज का। सर सैयद की खिदमत में सर गाड़ी पाँव पहिया किया। तो इस फ़िक्रे का मतलब वादे करें। तो आप अगर इसको हवाला जात के अंदर देंगे तो कहेंगे कि ये फ़िक्रा हमारी सलीस उर्दू की किताब हिस्सा नसर में शामिल सबक एक वसीयत की तमील से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। तो अब उसके फ़िक्रे की तशरीह करेंगे कि इसका मतलब ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो खिदमत उनके सुपुर्द की थी, उसकी बजा आवरी और अंजाम दही के लिए आपने पूरे वजूद के साथ मसरूफ़ होके उस तरह मुतहर्रिक और फ़ाल रहे जिस तरह एक गाड़ी और उसके पहिए चलते रहते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि हमने उस्ताद की बहुत खिदमत की, यानी इस तरह है कि उस्ताद की तमाम जो है तकालीफ उठाकर बर्दाश्त करना। इसीलिए जो है इस फ़िक्रे का मकसद ये है कि सर सैयद की खिदमत में सर को गाड़ी की तरह और पहियों की तरह चले, यानी जो काम उसने दिया उसको बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ बजा आवरी किया या उसको पूरा किया।
اس کے ساتھ آگے ایک جملہ ہے کہ آگے ناتھ نہ پیچھے پگا، آگے ناتھ نہ پیچھے پگا۔ اصل میں اس کا مقصد ہے کہ آزاد منش انسان، یعنی جس کا کوئی رشتہ یا بندھن نہ ہو، یا کوئی جڑ نہ ہو، یا جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جو آزاد خیال ہو، جس کی اپنی مرضی ہو۔ لیکن اگر اس جملے کو اشتقاقاً توڑیں گے تو آگے ناتھ، ناتھ جو ہوتی ہے کسی بیل کو، جانور کو آگے ناک میں پکڑنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اور پیچھے پگا، پگا جو ہے ایک رسی ہوتی ہے جو سرکش گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، جو آگے اور پیچھے بند ہو تو وہ قید ہو جاتا ہے، اس کو کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ تو آگے ناتھ نہ پیچھے پگا، جس کو نہ آگے ناتھ ہو نہ پیچھے پگا تو وہ تو آزاد منش انسان ہوگا، اپنی مرضی کی زندگی۔ یعنی یہاں جو ہے جو اشارہ کیا گیا ہے کہ خاص طور پر مولوی وحید الدین سلیم نے زندگی میں شادی وغیرہ نہیں کی، اس کے بال بچے تھے نہیں، تو اسی لیے وہ اپنی مرضی کے مالک تھے، اور اپنی کوئی جو ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اسی لیے اس جملے کو یہاں اس فکرے کو شامل کیا گیا ہے کہ آگے ناتھ نہ پیچھے پگا۔ خدا، تیسرا جملہ، خدا شکر خور کو شکر دیتا ہے۔ یہ اسی سبق ایک وصیت کی تعمیل سے خاص طور پر مولوی وحید الدین سلیم کے زندگی کے متعلق کہا گیا ہے۔ مولوی وحید الدین سلیم جو ہے وہ میٹھا بہت پسند کرتے تھے، اکثر و بیشتر اس کے یار و دوست جو ہے اس کے لیے مٹھائیاں لاتے، اور وہ مٹھائیاں وہ شوق سے کھایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے مزاج اور ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے، یعنی اللہ سے جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے مرزا مولوی وحید الدین سلیم کو جو ہے مٹھاس زیادہ پسند تھی، تو یہاں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ مٹھائی کے شوقین تھے۔ اور اس کے بعد ہے غیر مطبوع کلام، یعنی ایسا کلام جو شائع نہیں ہوا، یعنی بغیر چھپا ہوا کلام، ایسا کلام کہ جس کی صحت و درستگی کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی، تو اس کو بھی غیر مطبوع کلام کہا جاتا ہے۔ اصل میں واقعہ اس طرح ہے کہ جب یار دوست اس کے لیے مٹھائیاں لاتے تو وہ ان جھرجھرے کاغذوں پر کوئی شعر لکھ دیتے، یا کسی کی غزل لکھ لیتے، اور کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب کر لیتے۔ اگر کوئی دوست اس سے پوچھتا کہ یہ کس کا کلام ہے تو کسی کے حوالے کر دے کے کسی کے ساتھ شاعر کے ساتھ منسوب کر لیتے، اور اس کے لیے اگر کوئی پوچھتا کہ کس دیوان میں ہے تو وہ کہہ دیتے کہ یہ غیر مطبوع کلام ہے، ابھی شائع نہیں ہوا، تو اس کے لیے کون دیوان دے گے۔ یہ اس جملے میں پوری وضاحت جو ہے کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آخری جملہ ہے یونیورسٹی کے ارباب و حل و عقد لکھ رکھیں، یعنی پروفیسر وحید الدین سلیم جو ہے علمی صلاحیت اور تعلیمی قابلیت کے بنا پر ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ان کو عربی، فارسی اور لغت پر جو ہے بہت عبور حاصل تھا، اور عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر ایسا پروفیسر، یعنی یوں کہا جائے کہ ایسے پروفیسر جو ہے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو اسی لیے جو انتظامیہ ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کا کوئی نعم البدل ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ کچھ محاورے اور فکرے تھے جن کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سبق کے اندر کچھ تشبیہات دی گئی ہیں۔ تشبیہات، پہلی تشبیہ جو ہے نگینہ ہے۔ نگینہ جو ہے مولوی وحید الدین سلیم کو نگینے کے مانند، یعنی اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ایک نگینے کے اندر چمک ہوتی ہے تو مولوی وحید الدین سلیم بھی اس نگینے کی مانند تھے۔ قصیدہ، قصیدہ قصد سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور یہاں جو تشبیہ دی ہے غالب شہرت کے ہو، غالب کے قصیدے کی طرح بتایا گیا ہے، تو یہ تشبیہ جو ہے غالب کے قصیدے سے یہاں جو ہے دی گئی ہے۔ اور زندگی کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، بجلی کے لیمپ کو دور جدید کے بجلی کے بلب سے مماثلت دی گئی ہے، اور ریل گاڑی جو ہے، ریل گاڑی کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ مولوی وحید الدین سلیم کی زبان سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ستون یعنی مولوی وحید الدین سلیم کو ستون کے مانند بتایا گیا ہے۔ تو یہاں جو ہے مولوی وحید الدین سلیم کی زندگی کا جو ایک خاکہ تھا وہ مرزا فرات اللہ بیگ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا، جو ایک سادہ بھی ہے، سلیس بھی ہے، محاورات بھی ہیں، اور برجستہ جو ہے آپ نے خاص طور پر تشبیہات کو استعمال کیا ہے۔ تو بہت ہی اہم سبق سلیس اردو کا طالب علم نے یقیناً اس کو نوٹ کر لیا ہوگا، اور اس کے اندر جو خاص طور پر
یہ فقرے ہیں ان کی تشریح جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے خاص طور پر امتحان میں آتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبق کو نوٹ کر لیا ہوگا اور لیکچر کو غور سے سنا ہوگا تاکہ آپ امتحان کی مکمل تیاری کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں امیر خان نوناری لیکچرر اردو گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج گمبٹ حاضر ہوں گا. تب تک کے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.